हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक मौत की सज़ा, जिसके लेखक हैं बरगरू रामचंद्रप्पा एवं अनुवादक जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो हैं संजीव रायप्पा। तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चले जो दोस्तों, मौत की सज़ा का हम आगे का भाग देख लेते हैं। तो रात बीती, चांदनी आई, एक मंडप के सामने अकेला बैठा रहा। आज के स्वतंत्रता दिवस की धूम ही भिन्न थी, अवर्णनीय था। एक साधारण व्यक्ति को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ था। इस बात की साक्षी रात, चांदनी, मंडप, शहर आदि था। इसी सोच में डूबे रहने पर एक मोटर की आवाज़ सुनाई दी। उसमें 3-4 लोग थे। एक आंखों पर कपड़ा बांधे व्यक्ति ने नमस्ते कहा। मैं उसकी सज्जनता से प्रभावित होकर नमस्ते कहा। उसने पूछा, हुसैन का घर कहाँ है? मैंने कहा कि इस छोटे से शहर में जिस किसी से पूछोगे वह बताएगा। तब उसने कहा कि इसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सहमत हुआ तो उसने अपनी कार में मुझे बिठाया और वहाँ मैंने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह हयात का दूर का रिश्तेदार था। तो मैंने उसके घर तक ला छोड़ा। कार रुकने पर अगल बगल के सभी लोग बाहर आए, साथ ही हुसैन व फातिमा भी। रशीद ने खुद ही उन लोगों से बात शुरू किया तो पहले हयात को जाना पहचाना नहीं लगा। अपना परिचय देने पर उन्होंने अंदर ही बुलाया। मैं वापस चला गया। हयात ने हमें नहीं छोड़ा। आप भी अंदर आए, अब सभी साथ में खाना खाएंगे कहकर अंदर बुलाया। फातिमा खाना बनाने चली गई। उनके ज़बरदस्ती व आए अतिथि के साथ रहने के लिए मैंने उनकी बात मान ली। फातिमा के खाना तैयार करने तक बातें चलती रही। रशीद ने अपने दोस्तों को बुलाकर परिचय कराया। तभी मैंने प्रश्न किया कि आप क्या काम करते हैं? मैं वास्तव में पत्रकार हूँ। देश विदेश सभी जगह वार्ताएं भेजता हूँ। मैं लेख भी लिखता हूँ। मैं इसलिए विदेश भी जाता रहता हूँ। मेरे दोस्त मेरी सहायता करते। मैं चुप नहीं रहा। आपके लेख आगे समाचार पत्रों को क्या लाए हैं, इसकी आशा से ही वे पत्रिकाओं को सामने रखा। मेरे उठाने के पहले ही रशीद ने दिखाए, ये हमारी आतंकवादी के विरुद्ध लेख है। प्रभावित होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा। रशीद ने कहा, एक और अच्छा काम करने के लिए हुसैन से सहायता मांगता हूँ। हुसैन के बदले? हयात ने गर्व से कहा, मेरा हुसैन अच्छे कामों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। आपके सम्मान को भी बताया, इसलिए हमारे काम के लिए हुसैन ही उचित व्यक्ति समझकर यहाँ आए हैं। कहा। क्यों कहा? हयात ने कहा। रशीद ने कहा, अब्दुल रज्जाक को इसी शहर में पकड़ा। यह श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। मैं इसी राज्य का होने से उनकी कीर्ति देश विदेश में फैलनी चाहिए। इसलिए उनसे बातें कर, फोटो निकाल कर, उनका संदेश लेकर उन्हें प्रचार करना हमारा कर्तव्य बनता है। यह हमारी तरफ से बातुल्य होगा। रशीद ने कहा, हाँ, यह ठीक ही है। इसलिए हुसैन की सहायता लेकर मुख्यमंत्री से जल्द भेंट करना है। आप ही मुख्यमंत्री के सचिव से बातें कर सकते। मैंने कहा, उसमें विलम्ब होगा। मुझे जल्द से जल्द संदर्शन लेकर उस कहानी की फाइल बनाना है। कहा। इसका मतलब यह तो नहीं कि हुसैन मुख्यमंत्री से पूछ ले। मुख्यमंत्री से नहीं, उनकी बेटी से। मैं अचरज में पड़ गया कि इन्हें पूरी कहानी का ज्ञात कैसे हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, पत्रकार को गुप्तचर भी होना पड़ता है। हुसैन अगर मुख्यमंत्री की बेटी से बातें करे तो हमें उनसे मिलने की बारी जल्दी आएगी। समय भी अधिक मिलने की संभावना रहेगी। अगर हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा नाम आएगा तो मैं सुशीला मैम के साथ बातें करूंगा। हुसैन ने कहा। इतने में फातिमा ने सबको खाने पर बुलाया। खाना खाते खाते मैंने हुसैन से कहा कि सुबह इन्हें मुखिया पटेल व टीचर अम्मा से भेंट करा दो। तब हयात ने कहा कि हाँ भाई, गांव के मुखिया से परिचय करवाना ही है। अगले दिन रशीद व उनके दोस्तों परिचय पटेल व मुखिया से हुसैन ने करवाया। हाँ, अच्छा काम किए। साथ ही हमारे हुसैन के बारे में भी लिखे। मुखिया ने कहा कि हमारे शहर में कितनी एकता है, कितनी समरसता है। लिखे। रशीद ने कहा, ठीक है, लिखूंगा। सबको सब जगह खबर
सबको सब जगह खबर जाएगी। टीचर अम्मा के पास आने पर उन्होंने अपनी पाठशाला के बारे में बहुत कुछ कहा। साथ ही कहा, हम समरसता की बातें बच्चों को सिखाते हैं, चाहे तो बच्चों को इसके बारे में कुछ लिखने को कह रशीद उनकी सभी बातें मान रहा था। हुसैन इन्हें वहीं छोड़ शहर की ओर चल पड़ा। मैंने रशीद से बातें करते करते अनेक विषयों की जानकारी पाई। आतंकवादियों से संबंधित अनेक बातों की जानकारी उसके पास थी। अनेक आश्चर्यजनक बातें मन में जागी। मैंने उनसे बहुत मजाक भी किया। मैं अधिकतर आतंकवादियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करता हूँ, इसी से मुझे सभी बातें मालूम है, रशीद ने कहा। शाम को रशीद सुशीला से भेंट कर अत्यंत खुश हुआ। हुसैन के परिचय देने पर तुरंत ही चौकीदार पुलिस ने उन्हें अंदर छोड़ा। हुसैन कैसे हो, पूछा। उन्होंने अपने को सम्मानित करने की पूरी जानकारी दी। वह खुश हुई। पिता से बातें कर जेल ऑफिस में फ़ोन करने को कहा, भेज दिया। दोपहर को जेल अफसर से बातें कर हुसैन से मिलने के लिए पूछा। अधिकारी आश्चर्य में पड़कर हुसैन को बुलाने के लिए कहा। हुसैन से बातें करने पर शाम को उन्हें बुला लाने के लिए सुशीला ने कहा। घर पूछा, नहीं, अतिथि शांति मार्ग, वहाँ उनको ले जाओ, हम भी वहीं पहुँचेंगे। मैंने उनको पूरा विवरण दिया। कहते हुए फ़ोन किया। अधिकारी वहीं खड़ा रहा। फ़ोन पर बातें समाप्त होते ही अधिकारी ने कहा, बैठो हुसैन, काफ़ी पियो। कहते हुए विशेष आदर किया। हुसैन के मन में संतोष मिलने तक। हुसैन इसे कहते हुए मुग्ध होकर हंसा। हुसैन की हंसी रशीद को और भी मज़ा दे रही थी। आपके चेहरे पर तो 14 चांद लग रहे हैं। कहने पर मैंने कहा कि आप ही हो कहानीकार। कहानीकार का सब कुछ अलग सा ही दिखता है। रशीद को कुछ लगा। कहा, तुम्हें हमारे बारे में कुछ सच ही दिखता है। मैंने कहा, थोड़े समय में ही कुछ नहीं कह सकते, चलिए कल के लिए हमें तैयारी करने। कहते हुए रशीद दोस्तों के साथ चल पड़ा। हुसैन अत्यंत खुशी के साथ अपने घर आया। उसने मुख्यमंत्री से मिलवाने की खुशी थी। अतिथि गृह के पास रशीद और उनके दोस्तों को ले जाने पर हुसैन को वापस भेजते हुए कहा कि तुम जाओ और समय मिलने पर तुम्हारे शहर आएंगे, अन्यथा यहीं से वापस चले जाएंगे। यह समाचार सब जगह जल्द से जल्द देना है, कहकर वापस भेज दिया। ऐसा कहते हुए खुश हुआ था और फातिमा से एक गिलास काफ़ी देने को कहा। हयात बिना कुछ बोले हुसैन की ओर देख रहे थे। हुसैन ने अपनी प्रमुखता या पहले वह आज की बखान कर रहा था। फातिमा काफ़ी देते हुए बोली, बात छोड़ो, काफ़ी पियो। पिता ने बात बढ़ाने को कहा, परंतु फातिमा काफ़ी पीने को कहने पर काफ़ी पीना शुरू किया तो मैंने काफ़ी पीते हुए बाहर की ओर निगाहें दौड़ाई। टीचर अम्मा तेजी से इधर ही आते हुए दिख रही। यहाँ उनकी चाल सहज नहीं थी, चेहरे पर घबराहट थी। आते ही एक बुरी खबर सुनाई दी, मुख्यमंत्री जी की मृत्यु हो गई। हमें अचरज हुआ, चेहरे पर भय था। कहने लगी, हाँ, अभी अभी दूरदर्शन पर समाचार आया, सुरक्षा अतिथि गृह में बम रखा गया। रशीद के आदमियों का ही यह काम था। वे संदर्शन लेने गए थे परंतु जान ही ले लिए। यह क्या हुआ? टीचर अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हया साहब ने हे अल्लाह कहते हुए दिग्भ्रांत हुए। फातिमा घबरा गई, हुसैन की ओर देखने लगी। हुसैन तो कुछ भी कहने लायक न था। रशीद का व्यवहार अब दूसरा ही अर्थ देने लगा। टीचर अम्मा भी स्तब्ध थी। इतने में एक पुलिस जीप व कार वहां आई। उसका पीछा करते गांव के बच्चे भागे आ रहे थे। कार हयात के घर के पास ही रुकी। आसपास के लोग बाहर आए। हयात घबराए। पुलिस अफसर व जेल अधिकारी बाहर निकलकर हुसैन को इसे बंदी बनाने को कहा। बंदी सब सुनते ही सभी घबराए। फातिमा ने रोते हुए बंदी बनाने का कारण पूछा। वह टीचर अम्मा ने पूछा तो पुलिस अफसर ने कहा, रशीद को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए समय निश्चित करने वाला यह हुसैन ही था। इसी से हुसैन ही इसका कारण बनता। नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। मुख्यमंत्री की बेटी से परिचय प्राप्त कर उसका दुरुपयोग कर रशीद के साथ हाथ मिलाकर यह षड्यंत्र रचा। कहा टीचर अम्मा ने कहा, रशीद के लोगों को पकड़ना चाहिए था। यह हमें आपसे नहीं सुननी है। वे अभी लापता है। इसे मारकर पूछने पर सारी बातें बाहर आएंगी, अफसर ने कहा। इतने में पटेल मुखिया दौड़ते हुए आए। सब विषयों को जानकर उसके पक्ष में ही विवाद किया। देखिए साहब, हुसैन हमारा लड़का है। अब उसे अपने देश व लोगों पर बड़ा गर्व है। उसने ऐसा काम नहीं किया, पटेल ने कहा। मुखिया ने कहा,
हुसैन से बढ़कर दूसरा देश प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। वह रशीद हुसैन को बलि का बकरा बनाकर चरा है। हुसैन बड़ा ही सरल स्वभाव का है। कहा। मैं भी चुप नहीं रहा। देखिए साहब, हुसैन के पिता हयात गांधी, अम्बेडकर, मौलाना आदि के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। इनसे पला हुसैन को धोखाधड़ी फरेब की जानकारी ही नहीं। आतंकवादी को फांसी पर चढ़ाकर वह कितना खुश हुआ, इसे हमने देखा है। तब पुलिस अफसर ने कहा, कोर्ट में दी जाने वाली बहसें यहाँ क्यों बक रहे हो? कहते हुए पुलिस ने हुसैन के हाथों में हथकड़ी पहनाने को कहा। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, कृपया उन्हें कैदी न कहें बनाएं। पुलिस अफसर ने कहा, हमें हाथों में हथकड़ियों को पहनाना आता है, ना कि कंगन। आखिरकार हुसैन को बंदी बनाकर जीप में चढ़ाया। हुसैन की बोली मानो बंद हो गई, आंखें भर आई। हयात को पकड़ फातिमा फूट फूट कर रो रही थी। हयात मौन ऊपर की ओर देख रहे थे। जीप जाते ही हयात बेहोश हो गए। टीचर अम्मा फातिमा को अंदर ले गई। पटेल व मुखिया ने हयात को सांत्वना देते हुए कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। सारा शहर स्तब्ध था। अंधेरा छा गया था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों के सामने अंधेरा होते सामने एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। अब इस किसे पकड़ने आ रही? सोचने लगा, कहीं रशीद के कारण हयात और फातिमा को पकड़ने तो नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं। कार में समता व उसके साथी आए थे। विषय की जानकारी पाते ही मिलने आए थे। यहाँ आने से पहले सुशीला से भेंट कर आने की बात कही। हुसैन ने धोखा दे दिया कहा तो समता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब एक हैं, दोषी के समान कहा। आगे क्या करना है? अब यह सोचना है। अब हमें कानूनी तौर से लड़ना है। वह लड़ेंगे, वह लोगों को भी समझाना है। पटेल ने एक ही बात कही, चाहे वह कोई भी रास्ता हो, हमें किसी तरह हुसैन को छुड़ाना। मुखिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे ही एक परिचित है, मैं उनसे बात करूंगा। पटेल ने कहा, पैसे की चिंता ना करें, मैं उसका प्रबंध करूंगा। समता ने कहा, मैं आपकी सहायता के लिए टीचर अम्मा को भेजूंगा। जो भी कचहरी या न्यायालय काम हो वे संभालेंगे। हुसैन की छूट होने तक हमें चैन नहीं। कहा। मुख्यमंत्री की आतंकवादियों द्वारा मौत व हुसैन का बंदी होना एक सनसनीखेज खबर हो गई। रशीद का यह वाक्य तुम्हारे शहर व देश के लिए खबर लाने वाली बात होगी, कहा था। इस बीच समता के आदमी हुसैन बहुत ही सीधा साधा आदमी है। वह रशीद के चंगल में फंस गया। उसे आतंकवादी समझना ठीक नहीं। यह पत्रिका में छपा। इस बारे में अनेक संस्थाओं ने अपने विचार प्रकट किए। इस बीच टीचर अम्मा और समता वकील के साथ जेल में हुसैन से मिलने गए। टीचर अम्मा ने अपनी भेंट का पूरा विवरण दिया। हुसैन अधिक कुछ नहीं बोला, केवल दो ही वाक्य, मेरे कारण देश का नाम बदनाम हुआ, और दूसरा, मेरे पिता व बहन की रक्षा का भार अब आप पर है। इसे सुन टीचर अम्मा ने कहा, आप शहर के बुजुर्ग हैं, एक बार हुसैन से मिलना अच्छा रहेगा। पटेल ने कहा, अभी देखेंगे। आप न्यायालय के काम की ओर ध्यान दें। कोर्ट की तरफ से भी हुसैन की सुनवाई असफल रही। उसे आतंकवादी घोषित किया और मृत्युदंड की सजा सुनाई। सुनवाई के दिन शहर मानो शमशान की तरह मौन हो गया था। समता शहर आई। पटेल व मुखिया बिना किसी को कुछ बताए हयात के घर आए। उन्हीं के घर बैठे गांव के लोगों को बुलाया। समता परिस्थिति को समझकर कोर्ट जाने को कह चल दी। पटेल नोटों की गड्डी को समता को दिए। मुखिया ने भी कुछ दिया, बाकी लोगों ने भी कुछ सहायता मांगी। तो जितना हो सका उतना सभी ने सहायता की। इतना सब होने पर भी हुसैन की सजा प्रतिकूल दशा में हुई। दोनों न्यायालयों की सुनवाई व निर्णय एक ही था। हयात साहब के घर फिर बैठक हुई। कोर्ट की सुनवाई से सभी त्रस्त थे, परंतु लोग हारने को तैयार नहीं थे। वे उच्च न्यायालय जाने की सोचने पर खर्चे की चिंता थी। पटेल ने एक ही बात कही, मैं अपनी 2 एकड़ जमीन बेचकर पैसा दूंगा, किसी तरह हुसैन की रिहाई हो जाए, बस वह आ जाए, हमारे शहर पर लगे धब्बे मिट जाएं, और सबको पता लगना चाहिए कि हुसैन अच्छा आदमी है, वह रशीद का आदमी नहीं है, तथा उसने मुख्यमंत्री की हत्या में सहायता नहीं की। मुखिया भी पीछे नहीं रहे। कहा, जमीन बेचकर पैसे का जुगाड़ करेंगे। तब पटेल ने कहा, देखो भाई, इसमें हयात साहब का घर व शहर की इज्जत भी है, जो भी सहायता करना चाहते हुए कहे। तभी एक स्त्री ने चिल्लाते हुए कहा, पटेल साहब केवल मर्दों से ही पैसे मांग रहे हैं या सहायता ले रहे हैं। हम औरतों में भी मानवता बसी है, अगर वे पैसे देते हैं तो वे सोने की माला ही दे देंगी। कहते हुए
उस स्त्री ने समता को पहने हुए अपने हार को दे दिया। सब स्तब्ध रह गए। इतने में बिना भेदभाव के सभी ने अपनी औकात के अनुसार जो बना दिया। टीचर अम्मा ने अपनी साला की ओर से सभी से 1 महीने की पगार तनख्वाह दिया। हयात साहब से रहा नहीं गया, तुरंत कहा, मैं आप लोगों का ऋण कैसे उतारूंगा? इससे कितने भी जन्म लेने के बाद भी चुका नहीं पाएंगे। कहते हुए सबको हाथ जोड़ा। समता ने धानियों के नाम वस्तु और पैसों की सूची तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट जाने पर बहुत ही खर्चा था, बाकी पैसों को हमें मुखिया व पटेल ने देने का निश्चय किया। उस महिला हार देने वाली ने सबसे विनम्र पूर्वक निवेदन किया कि हुसैन को जल्द से जल्द छुड़ा कर लाएं। साथ में सबने हाँ में हाँ मिलाई। समता जो हमेशा अडिग रहने वाली समता की आंखों में आंसू छलक आए, परंतु आंसू पोंछते हुए तैयार किए सूची को पढ़ने लगी। सब हुसैन की रिहाई जल्द से जल्द कराने की प्रार्थना कर रहे थे। वे सूची को पढ़ने से मना किया। वे केवल हुसैन को जेल से छुड़ाकर वापस लाने की जिद कर रहे थे। फातिमा का दिल पसीज रहा था, मेरा मन मौन रुदन कर रहा था। इस बार समता व टीचर अम्मा के साथ मैं भी हुसैन को मिलने गया। हुसैन के चेहरे पर भय दिख रहा था। उसकी स्थिति का बखान करना मुश्किल हो रहा था। मृत्युदंड पाए व्यक्ति से जेल दरवाजे पर मिलना ही होता था। साथ में अफसर रहते थे। वह डर से कुछ बोल नहीं पाता था, परंतु मैंने हिम्मत कर कहा, तुम डरे हुए से लग रहे हो। तुम्हें कभी दूसरों को मृत्युदंड देते समय अनुभव नहीं हुआ था क्या? मेरे पूछे प्रश्नों से वह अधीर हो उठा। मेरे प्रश्नों से समता व टीचर अम्मा को भी बुरा लगा। तब मैंने सफाई दी, मृत्युदंड देने वाला व्यक्ति मृत्युदंड का भागी हो, वो उसकी परिस्थिति क्या वो जानता था? समता को मेरी बातों से बुरा लगा। उन्होंने कहा, आज कम से कम उसके चेहरे को तो देखो। समझने के लिए केवल बातें ही नहीं प्रमुख होती। उनकी बात सच थी। मैं चुप होने ही वाला था कि हुसैन भड़क उठा और कहा, सुनिए, आप केवल कथाकार हैं, पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्नों का उत्तर हमसे अपनी कहानी के लिए पाना चाहते हैं। हाँ, हमें डर लग रहा है, मृत्यु हमें पुकार रही है। मैं दूसरों को फांसी डालने वाला हमारे गले में पड़ने वाला हो तो यह कैसा परिहास है? इतना काफ़ी है, और कुछ चाहिए? शांत हो जाइए, गुस्सा ना करें। मैं उसे शांत करना चाह रहा था कि वह सेल की कड़ियों से दूर होकर दीवारों पर हाथ ठोक रहा था। वह अपने दुख को रोकने का प्रयास कर रहा था। तभी अफसर ने चिल्लाते हुए कहा, हुसैन, अपने पर संयम रखो। तब हुसैन अपनी सहज स्थिति में आया। समता ने हुसैन से उच्च न्यायालय जाने की बात कही तो हुसैन ने कहा, वह भी न्यायालय ही है। मैंने तुरंत क्या मतलब पूछा। समता ने चुप रहने को कहा। वो चुप हो गया, परंतु समता चुप नहीं रही। कहानीकार को आंतरिक भाव पता चलता है, पर पाठकों के मन में भावों को जगाना पड़ता, भाषण देना नहीं। चिढ़ाया। समता द्वारा सारी बातें बता देने पर टीचर अम्मा ने हुसैन को धीरज बंधाया। मैं उनके चेहरे की ओर देखता रहा, फिर वहाँ से चल पड़े। बाहर आने पर समता ने क्षमा मांगी और कहा, हुसैन को दुख देने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। समझाया, छोड़िए, ये सभी हमारा अनुभव समझूंगा। हंसा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।